हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सही हैं। पिछली क्लास में हमने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर वो है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम रहते हो, साथ में ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज के इक्वल रहती हो, डेविएशन 180 - 2i रहता हो। अब उसी की आगे की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। देखिए, प्लेन मिरर में एक इस तरह का न्यूमेरिकल कई बार पूछा जाता है दैट वी हैव टू प्लेन मिरर्स एडजस्टेड एट 60 डिग्री if a light comes at, इसको 60 की जगह 50 कर देते हैं, if a light comes at 40 degree angle to a mirror, then after reflecting from second, by how much angle it will again comes to first। अगर दो मिरर 50 डिग्री के एंगल पे हैं, क्वेश्चन क्या है ये देखो, ये दो मिरर हैं, ये कितने एंगल पे हैं? 50 डिग्री के एंगल पे हैं। अब हुआ क्या है, इफ ए लाइट कम्स एट 40 डिग्री एंगल टू ए मिरर, एक मिरर पे एक लाइट 40 डिग्री के एंगल पे आती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम सेकंड, तो दूसरे से रिफ्लेक्ट होने के बाद अब ये इधर जाएगी और फिर वापस आएगी इधर, देन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम सेकंड ये यहां से आई, अब ये दूसरे से क्या होके गई है? रिफ्लेक्ट। बाय हाउ मच एंगल इट विल अगेन कम्स एट फर्स्ट, अब ये फर्स्ट पे वापस किस एंगल से आई है? देखो, ऐसे केस में हमसे एंगल पूछा जाता है ये कि दूसरे से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस फर्स्ट मिरर पे किस एंगल से आती है। इसको कैसे सोल्व करते हैं? ये 40 है तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं कि जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। ये 40 है तो ये भी कितना रहेगा? 40। अब ये है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है ऐसी लाइन जो मिरर पे 90 का एंगल बनाए। ये 40 है तो ये बचा हुआ कितना है? 50 डिग्री है। देखो, यहां एक ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब ये 50 है, ये 50 है, 50 + 50 100, तो ये तीसरा एंगल कितना बचता है? 80। तो इसको हम बोल देंगे 80 डिग्री। यहां तक करने के बाद हम इस सरफेस का नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल कैसे होगा? देखो, ये इधर से आई है और इधर गई है। नॉर्मल होता है सरफेस से 90 के एंगल पे। कितने एंगल पे? 90 पे। तो ये भी कितना है एंगल? 90 है। 80 इधर है तो ये एंगल कितना मानेंगे हम? 10। तो ये नॉर्मल का टोटल एंगल कितना हो गया? 90। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि कोई लाइट जितने एंगल से आए उतने एंगल से वापस जाएगी। ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10 डिग्री से आई है और 10 से वापस गई है। अब देखो, ये 40 है तो ये कितना है? 50 है। एक ट्राइंगल यहां बनता है जिसके तीनों एंगल्स का सम, देखो 40 + 40 80, 80 + 50 130, ये एंगल है 130, ये पूरा एंगल है 20, तो 130 + 20 150। अब 150 हो चुका है तो ये एंगल कितना होगा? टोटल होना है 180 और 150 हो चुका है तो कितना कम है? 30 कम है, तो ये एंगल है 30। नॉर्मल कितने एंगल पे होता है? 90 पे। अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना मिल जाएगा? 60। हो सकता है एक बार में ये समझ में नहीं आया हो, तो मैं फिर से, हम दो चीजें याद रखेंगे कि 40 से लाइट आई है और 50 ये है। फिर से इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं, इन सबको एक बार हटाकर। देखो, क्या था
ये दो मिरर थे, ठीक है। ये एंगल कितना दे रखा था 50, और लाइट कितने एंगल पे आती है यहाँ 40 के एंगल पे, ये है 40। अब जो लाइट आती 40 पे है वो लाइट जाएगी भी कितने एंगल पे 40 पे। हमें निकालना है कि यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस किस एंगल से आया है। अब एक बार हम ये करते हैं कि ये 40 है तो नॉर्मल का टोटल एंगल होता है 90, ये 40 है तो ये एंगल कितना है 50 है, ये 50 ये 50, तो एंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। ये 180 है तो 50 50 100, ये एंगल होगा 80। अब इस सरफेस पे खींचेंगे नॉर्मल, नॉर्मल कितने एंगल पे होता है 90 पे, तो ये है इसका नॉर्मल। 80 अगर ये है तो नॉर्मल का बचा हुआ एंगल ये कितना है 10। अब जो लाइट 10 से आई है वो जाएगी भी कितने से 10 से, ये भी 10। अब ट्राइंगल का ये एंगल कितना हो चुका है 40 + 40 80, 80 + 50 130, 130 + 20 150। अब ये कितना बचता है, ये बचेगा 30, ये 30 है तो नॉर्मल का एंगल कितना बच गया ये 60, तो क्वेश्चन का आंसर होगा 60। ऐसा क्वेश्चन जब आए तो ये लाइट रे डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमें ये आंसर मिल जाएगा। अब देखिए प्लेन मिरर से रिलेटेड 2-4 छोटी मोटी बातें और है जो हमें याद रखनी है। क्या पढ़ रहे हैं हम, प्लेन मिरर। एक पॉइंट इसमें आता है कि मान लो ये आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ ये एक आदमी है और मान लो इसकी हाइट है h। अब सामने जो मिरर हो उसकी हाइट मिनिमम क्या हो कि ये अपनी फुल साइज इमेज इस मिरर में देख सके। क्या क्वेश्चन है, फिर से सुनना। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड साइज ऑफ ए मिरर सो दैट ए पर्सन कैन सी फुल फेस इन द मिरर। एक मिरर की व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड साइज ऑफ मिरर so that a man can see full of his image in mirror, कि वो अपनी फुल साइज अपनी उस मिरर में देख सके। तो ये आपको याद रखना है, ये होता है h/2। अगर एक आदमी की हाइट h है तो उसके मिरर की हाइट कम से कम कितनी हो h/2 हो, तो उसके बाद वो अपनी फुल साइज इमेज उस मिरर में देख सकता है। नंबर 2, नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसी की तरह। मान लो यहाँ एक दीवार है, यहाँ बीच में एक आदमी है और यहाँ एक मिरर लगाना है। इसकी हाइट h है और इस आदमी को मिरर में दीवार को देखना है। क्या है कि इस आदमी को, ये वॉल है जिसकी हाइट h है, यहां मिरर है, तो इस मिरर की हाइट एटलीस्ट क्या हो कि इसके बाद ये आदमी इस वॉल की पूरी इमेज इसमें देख सके, तो ये हाइट ली जाती है h/3। क्या याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि आदमी को खुद की साइज अगर कंप्लीट देखनी हो तो मिरर की हाइट क्या लें, h/2 लेंगे। और अगर किसी दीवार को मिरर में पीछे की साइड में देखना हो तो जो हाइट मिरर की लेंगे वो क्या लेंगे, h/3। इसके बाद आता है कि अगर किसी मिरर में या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ u स्पीड से चलने लगे तो जो इमेज है वो किस साइड स्पीड से चलती है। क्या है, स्पीड ऑफ इमेज। क्वेश्चन मान लें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट स्पीड u towards a mirror, then find the speed of image। यहां इसमें केस होंगे 2, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए मान लो ये कोई मिरर है, ठीक है, इसमें यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ये u स्पीड से अगर चलता है तो इमेज किस स्पीड से चलेगी। देखो यहां से हम क्या देख सकते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे,
तो हम क्या पढ़ते हैं प्लेन मिरर के केस में कि जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उसी डिस्टेंस पे क्या मिलती है, हमेशा हमें इमेज मिलती है। अगर ये 10 पे है तो इमेज भी कितने पे होगी, 10 सेंटीमीटर पे। अब अगर ये 2 सेंटीमीटर पास में आए इसके, मान लो ये आ गया, अब ये डिस्टेंस अगर दे रखी हो 8 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर आए तो इमेज भी कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। ये लो, अब ये भी कितना है, 8 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट जब 2 सेंटीमीटर इधर आता है तो टोटल डिस्टेंस अब कितनी है, 16 है। पहले कितनी थी, 20 थी, कितनी कम हो गई, 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जब 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलता है तो इमेज डिस्टेंस कितनी कम हो रही है, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट u स्पीड से मिरर की तरफ चलता है तो इमेज 2u स्पीड से चलती है। किस स्पीड से चलती है, 2u। तो यहां पे जब हम आंसर देंगे तो 2 आंसर देंगे। क्या, देखो मिरर के कितना पास में आया है, 2 ही सेंटीमीटर आया है, लेकिन ऑब्जेक्ट के कितना पास में आया है, 4 सेंटीमीटर। तो अगर पूछा जाए रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट, तब तो इसको कर देंगे 2u। नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछा जाता है दैट व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट, तब तो आंसर दे देंगे 2u, क्योंकि डिस्टेंस 4 कम हुआ है। अगर पूछा जाए रिलेटिव टू मिरर, मिरर से रिलेटेड, अब मिरर के ये 2 पास आता है तो ये भी कितना आया है, 2, तो इस केस में हम आंसर क्या दे देंगे, u। अगर ये यूं चलता है तो, अगर u से चलता है तो स्पीड किससे चलती है, 2u से। अब मान लो हम सेकंड केस देखेंगे कि अगर ये यूं चल रहा होता थीटा एंगल पे। अब इस केस में क्या किया जाएगा, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये मिरर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चलने की बजाय इसकी तरफ थीटा एंगल पे u स्पीड से चले, तो देखो इस u के 2 कंपोनेंट होंगे, इधर u cos थीटा होगा और ऊपर क्या होगा, u sin थीटा। अब ये डिस्टेंस तो u sin थीटा है, क्या इससे स्पीड से डिस्टेंस कम होती है, नहीं, क्योंकि u sin थीटा से अगर ऊपर चलता है तो ये हमेशा फिक्स है। तो चेंज सिर्फ किसकी वजह से होता है, अगर ये कम या ज्यादा हो, मतलब कौन कम या ज्यादा हो, u cos थीटा। तो पिछला केस इस पे भी अप्लाई कर देंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट u स्पीड एट थीटा एंगल टुवर्ड्स द मिरर एज शोन इन फिगर, as shown in figure, then क्या होगा, तो image will move with 2u cos थीटा। किससे चलेगी, 2u cos थीटा से। देखो यहां से समझना क्या है कि अगर ये मिरर है, ठीक है, चेंज सिर्फ इस वेलोसिटी से आता है, किस वेलोसिटी से, जो इस मिरर के परपेंडिकुलर है। किससे चेंज आता है, v position will of image will only change due to normal vector of mirror, मिरर के किस वेक्टर से, नॉर्मल वेक्टर से। तो अगर किसी ऐसे क्वेश्चन में आए जिसमें i j k के टर्म्स में बात की गई हो तो चेंज सिर्फ उस कंपोनेंट में आएगा जो मिरर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो। ये था अपना प्लेन मिरर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना पढ़ा हमने, जिसका r होता है इनफाइनाइट, जिसका मैग्निफिकेशन होता है +1, u इज इक्वल्स टू v, i इज इक्वल्स टू o। अगर मिरर को थीटा से घुमाए तो ऑब्जेक्ट इमेज 2 थीटा से घूमती है, ऑब्जेक्ट u से चलाएं तो ये 2u से घूमती है, और नंबर ऑफ इमेज हमने निकाला था 360 बाई थीटा से, जिसमें 2 केस थे, एक में n और इसमें फिर से n-1, n-1 और n। ये था प्लेन मिरर। नॉर्मली इसमें से क्वेश्चन कम आते हैं, फिर भी बेसिक्स है तो इनको हम याद रख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर।
मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या है, हमने कल बात की थी कि ये ग्लास स्फेयर है, इसको अगर हम यहां से कट करते हैं तो ये पीस बाहर आएगा, इसको हम यहां से कट करते हैं तो ये पीस बाहर आएगा। अब जो इसका ये पीस है, अगर इसकी इस सरफेस पे पॉलिश कर दी जाए तो इसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। इसलिए इस मिरर को जो नाम दिया जाता है वो है कॉनकेव मिरर। अगर इसकी इस सरफेस के इस साइड में पॉलिश कर दी जाए तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, या इसी का जो नाम है वो है कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ एक बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि हम इस तरह से कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें यहाँ होता है ओरिजिन 0 0, इस साइड में डिस्टेंस है +x में और इस साइड में है -x में, इस साइड में है +y में और इस साइड में है -y में। अब जो डायरेक्शंस यहाँ फॉलो होती है उसी तरह के सिंबल फॉलो किए जाते हैं ऑप्टिक्स में। इस पॉइंट को मान लिया जाता है पोल। मिरर का जो ये बाहर निकला हुआ हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, पोल। इसका ये पोल है और इसका ये पोल है। जितनी भी डिस्टेंस है, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, वो हमेशा पोल से मेजर की जाएगी। किससे मेजर करेंगे? पोल से। ऑल द डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। कहां से ली जाएगी? पोल से। अब देखो ये है इसका सेंटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो इसकी रेडियस आएगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि पोल से मेजर करनी है यहां से। इसकी रेडियस आएगी इस साइड में, इधर। अब इस साइड की जो डिस्टेंस है जो इधर जाए वो किस में ली जाती है? +x में। इसलिए जो इसकी रेडियस है वो किस में ली जाती है? +r। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव। जबकि इसकी रेडियस इस डायरेक्शन में है, इधर है, तो इसको किस में लेंगे? माइनस में। तो इसका जो रेडियस है वो किस में लेंगे? -r। तो जो कॉनकेव मिरर है, याद रखेंगे जितनी भी कॉन्वेक्स सरफेस है इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लिया जाता है, जबकि जितनी भी कॉनकेव सरफेस है इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लिया जाता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इस एक मिरर पे अगर लाइट आए तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। याद अभी तक हम क्या क्या रख सकते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है, कॉनकेव नेगेटिव है। इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है और -x की तरफ नेगेटिव है। ऊपर जो है वो पॉजिटिव है और नीचे जो है वो नेगेटिव है। अब देखिए हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। देखो ये है कोई कॉनकेव सरफेस, हम ले लेते हैं ये, ठीक है। फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई लाइट बीम इस प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, देखो ये लाइन है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से जाएगी। फोकस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोकस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट विल पास आउट व्हेन इट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? इफ ए लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass from focus। तो ये कहां से जाएगी? फोकस से। फोकस क्या है? वो पॉइंट जहां से
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट निकलती है। दूसरा नंबर 2, अगर कोई लाइट इस पॉइंट पे आए, पोल पे आए, तो जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से वापस चली जाती है। पोल का क्या रूल है? ये I है, ये R है, तो पोल पे हम कह सकते हैं एट पोल लाइट विल फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सवाल उठता है कि क्या ये यहां नहीं करती है? यहां भी करती है, लेकिन यहां जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से ये वापस चली जाती है। जब हम अभी बार बार इमेज फॉर्मेशन एक प्लेन मिरर से, कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव सरफेस से करेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस से, तो याद रखना है क्या कि अगर पैरेलल आए तो फोकस से जाएगी, अगर पोल पे आए तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से जाएगी। इसके 2 रूल और हैं। क्या? अगर कोई लाइट फोकस से जाए, नंबर 3 है, नंबर 3 है, देखो ये है, ये है, ये इसका फोकस है। अगर कोई लाइट फोकस से जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या था? पैरेलल आए तो फोकस से जाएगी और फोकस से आए तो पैरेलल हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं? इफ ए लाइट कम्स फ्रॉम फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it will be parallel to principal axis। नंबर 3 जो रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए कि अगर कोई लाइट फोकस से आए तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और जो लास्ट पढ़ते हैं इसमें हम, देखो ये होता है फोकस और ये होता है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर का रेडियस जिससे, उस स्फीयर का रेडियस जिससे कट करके हमने इसको बनाया है। अगर कोई लाइट यहां से जाए सेंटर से या रेडियस ऑफ कर्वेचर से, तो जिस लाइन पे ये जाएगी उसी लाइन पे ये वापस आ जाएगी। तो क्या कह सकते हैं? इफ ए लाइट कम्स फ्रॉम सेंटर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it will retrace its path, मतलब ये वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ से ये आई है। तो एक कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर के केस में हमने 4 रूल पढ़े हैं। क्या क्या है? अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी। नंबर 2, अगर कोई लाइट पोल पे आए तो जितने एंगल से वो आएगी उतने ही एंगल से वो वापस चली जाएगी। अगर कोई लाइट फोकस से आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर सेंटर पे आए, रेडियस ऑफ कर्वेचर से आए, तो जिस पॉइंट से ये आई है उसी पाथ पे, जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे ये वापस चली जाएगी। अब फॉर्मूला फॉर मिरर, या हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव कोई भी मिरर। देखिए इसमें 1-2 डेरिवेशन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब चैप्टर पूरा हो चुका होगा। तो एक वीडियो में हम सिर्फ सारे डेरिवेशन पढ़ेंगे। अभी मैं आपको वो बताता हूं कि मिरर पे क्या आता है, क्या हमसे पूछा जाता है। देखिए ये सारी चीजें अगर याद हो तो हम मिरर को इजीली सोल्व कर सकते हैं। नंबर 1, ये मिरर है, ये लो, ये यहां से हम, इसका यहां है फोकस और यहां है सेंटर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहली बात जो याद रखनी है, फोकस हमेशा रेडियस का हाफ होता है, या रेडियस जो है वो फोकस की डबल होती है। क्या याद रखेंगे? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी मिरर के लिए दिया हुआ हो और हमें फोकल लेंथ निकालनी हो तो जस्ट उसको क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। मैं आपको ऐसे छोटे क्वेश्चन इस पे भी करवाऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2 जो याद रखेंगे वो था इसका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m हम क्या पढ़ चुके हैं, m इज इक्वल्स टू होता है इसके लिए I अपॉन O इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। I है इमेज, O है ऑब्जेक्ट। I है इमेज साइज और O क्या है, ऑब्जेक्ट साइज। V क्या है, इमेज डिस्टेंस और U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और तीसरी चीज जो इस पे हमें याद रखनी है वो है मिरर फॉर्मूला। दिस इज मिरर फॉर्मूला। ये है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f क्या है, इसकी फोकल लेंथ है। अगर मिरर से रिलेटेड ये तीनों चीज हमें याद है तो हम मिरर के ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कुछ स्पेशल केस है जिनको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए फोकल लेंथ जो है वो रेडियस की आधी होती है, मैग्निफिकेशन I अपॉन O या माइनस V अपॉन U है और मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। देखो इसके अलावा जो माइंड में हमें इमेज क्लियर करनी है वो करनी है कि इमेज बनती कैसे है, किसी भी मिरर से जो हमें इमेज मिलती है वो कैसे मिलती है। तो दो बात याद रखेंगे, हमेशा मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखेंगे और उससे दो लाइट बीम भेजेंगे। कहाँ कहाँ, एक हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा भेजेंगे हमेशा पोल के ऊपर। क्या पढ़ेंगे अब हम, इमेज फॉर्मेशन बाई, चलो पहले पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर। देखो इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, पहले ऑब्जेक्ट को हम कहां मान लेते हैं, इनफाइनाइट पे। देखो ये है मिरर, इनफाइनाइट होने का मतलब है कि जो लाइट आएगी वो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, हमें दिख नहीं रहा है। अब जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां से जाएगी, फोकस से। तो ये यहां आएगी, ये यहां आएगी और इमेज कहां मिलती है, F पे। इफ U इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट देन इमेज इज इक्वल्स टू एट फोकस। ये इमेज बहुत छोटी मिलती है, एनलार्ज नहीं मिलती है, स्मॉल मिलती है और हमेशा इन्वर्टेड मिलती है, उल्टी मिलती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड हम इमेज हमेशा रियल होती है। क्या क्या याद रखेंगे, नंबर 1 इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। दूसरी बात, इफ ऑब्जेक्ट इज एट R और एट 2F, ये मिरर है, देखो ये F है और ये क्या है, 2F है, या हम मान लें इसको R है। अब यहां से दो लाइट भेजेंगे, एक यहां और एक हमेशा पोल के ऊपर, दो लाइट भेज दी। अब जो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो हमने भी क्या पढ़ा था कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। तो ये लो, ये फोकस से चलेगी और जो पोल पे आएगी वो जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से चली जाएगी। अब हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज जस्ट नीचे है। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज है। तो यहां से हम कह सकते हैं U इज इक्वल्स टू V है, I इज इक्वल्स टू O है। अगर ऑब्जेक्ट 2F पर हो तो इमेज भी कहां मिलती है, 2F पर मिलती है, पहली चीज। दूसरी चीज, उल्टा है इमेज तो क्या, इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी मिलती है, रियल मिलती है। इन्वर्टेड, रियल और इक्वल इन साइज, साइज में हमेशा कैसी मिलती है, इक्वल मिलती है। अब करना क्या है, जो ऑब्जेक्ट अभी 2F पे है, पहले कहां था, इनफाइनाइट पे था। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से आगे लेके चलेंगे। पहले यहां रखेंगे, कहां, 2F और F के बीच में, फिर कहां रखेंगे, F पे रखेंगे और फिर F से आगे रखेंगे।
तो इस इमेज को मैं यहीं रख के जो थर्ड केस है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इसको पढ़ते टाइम हो सकता है माइंड में आए कि ऐसे तो हम 9th 10th में पढ़ चुके हैं, वहां अलग था यहाँ अलग है सेम, लेकिन समझना है इसको कि बनता कैसे है। अब क्या है, अगर u 2f से कम है, ये लो 2f से कम है और f से ज्यादा है, मतलब u जो है f से आगे है 2f से पीछे है। तो देखो ये मिरर है, ये f है और ये 2f है। यहां अगर ऑब्जेक्ट हो, ये है ऑब्जेक्ट, दो लाइट हमें भेजनी है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, जो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से, और एक भेजते हैं हमेशा पोल पे, जो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। देखो क्या देख सकते हैं, यहां से इमेज 2f के पीछे चली गई है, पहली बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज क्या है, बड़ी है, तो क्या लिख सकते हैं, लार्जर इन साइज। नंबर 2, इन्वर्टेड दिखती है, उल्टी है, इन्वर्टेड साइज इमेज हमेशा कैसी मिलती है, रियल मिलती है, लार्ज मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है और रियल मिलती है। अब अगर इसी को हम यहां से उठा के कहां रख दें, फोकस पे रख दें। अभी जो इसमें याद रखने की चीज है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं। नंबर 4, व्हेन इमेज इज एट फोकस, अगर इमेज को फोकस पे रख दिया जाए यहां, तो एक लाइट यहां होगी जो फोकस से जाएगी और एक पोल पे होगी जो आगे कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिलती है, बहुत दूर। अब ये इमेज यहां बहुत बड़ी मिलती है, लार्जर, एक्स्ट्रा लार्ज, ट्रिपल एक्सेल, और बड़ी है, उल्टी है और रियल है। तो क्या लिख सकते हैं, इमेज इज एट इनफाइनाइट, कैसी मिलती है, इन्वर्टेड, लार्जर एंड रियल। अब इसको लेके जाते हैं फोकस से आगे। हमें जो केस याद रखना होता है मेनली, वो याद रखना होता है कि फोकस के पीछे क्या होता है और फोकस के आगे क्या होता है। नंबर 5, इफ u इज लेस देन f, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस f से कम है तो देखो क्या होगा, ये है यहां f, ऑब्जेक्ट रख दिया हमने यहां, दो लाइट होगी, एक यहां जो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, और एक यहां जो कहां से जाएगी, जो जितने एंगल से पोल पे आएगी उतने एंगल से चली गई, और दूसरी कहां गई, फोकस से। क्या ये दोनों लाइन कहीं आगे मिल सकती है? इनके बीच का जो गैप है ये इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब ये डाइवर्ज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आगे भी कहीं जाकर नहीं मिल सकती। तो क्या करते हैं, इनको थोड़ा पीछे खींचते हैं। देखो ये इमेज मिल गई। अब देखो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट था, इमेज भी स्ट्रेट है। इस बार इन्वर्टेड इमेज नहीं है, इस इमेज को बोलते हैं इरेक्टेड। इरेक्टेड का मतलब लेते हैं हम सीधी इमेज। इरेक्टेड इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, ये रियल में नहीं मिली है, इसको हमने मिलाया है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, इरेक्टेड, वर्चुअल और एनलार्ज्ड। कैसी इमेज मिलती है, बड़ी है, इरेक्टेड है और वर्चुअल है। क्या याद रखेंगे, कॉनकेव मिरर में इमेज फोकस के पीछे होती है रियल। यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं एक, जिसको हम याद रख सकते हैं। देखो ये हम बना लेते हैं कॉनकेव मिरर, जिसको हम माइंड में फिक्स कर सकते हैं। यहां f है, यहां 2f है। इसके पीछे अगर ऑब्जेक्ट हो तो हमेशा स्मॉल इमेज मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है और रियल मिलती है। इस 2f पे इक्वल मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है और रियल मिलती है, रियल। इसके बीच में 2f और f के बीच में इमेज रियल मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है और
लार्जर मिलती है। यहां स्मॉल था, यहां इक्वल, और अब कैसा हो गया है, लार्जर, या आप लिख सकते हो एनलार्ज्ड इमेज मिलती है। अगर फोकस के आगे हम आते हैं तो अब यहां रियल रियल रियल, यहां आते ही इरेक्टेड, वर्चुअल और एनलार्ज्ड। कॉनकेव मिरर एक ही केस में वर्चुअल इमेज देता है, कब, जब ऑब्जेक्ट फोकस से आगे चला जाए। इन तीनों चीजों को हम याद रखेंगे, क्या, कि कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज फोकस से आगे देता है, दूसरा इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड होती है। अब पढ़ते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी तो था कॉनकेव मिरर, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, मान लो यहां रख दें, अब इसको आगे लेके जाएं, एक लाइट भेजनी होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसका मुंह किधर खुला हुआ है, ऊपर की तरफ है, तो ये जो लाइट नीचे आनी थी उसको भेज देता है ऊपर। एक आती है फोकस पे, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से वापस चलेगी। देखो एक लाइट ऊपर जा रही है, एक लाइट नीचे, क्या ये कभी रियल में मिल सकती है, केस नहीं हो सकता, इसलिए इसको भी हम पीछे ले जाते हैं और इसको भी हम पीछे ले आते हैं, तो इमेज मिलती है ये। कैसी है, हमेशा छोटी है, याद रखेंगे, सीधी है तो क्या लिखेंगे, इरेक्टेड, वर्चुअल और स्मॉल। डिफरेंस क्या है कि इधर लिखते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर और इधर हम लिखते हैं कॉनकेव मिरर। जब इन दोनों की वर्चुअल इमेज होती है तो कॉन्वेक्स मिरर तो देता है स्मॉल वर्चुअल इमेज और कॉनकेव देता है हमेशा एनलार्ज्ड इमेज। ये बेसिक डिफरेंस है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर हम कहाँ देखते हैं, देखो जब हम ड्राइव करते हैं किसी कार को, गाड़ी को, किसी को भी, तो उसके ऊपर यहाँ एक ग्लास लगा हुआ होता है जिसमें हमें पीछे वाली गाड़ी कुछ स्मॉल साइज में दिखती है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर है जिसका काम क्या है, हमेशा इमेज को छोटा करके दिखाना, बिल्कुल मिनिमाइज करके दिखाना। वहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर काम में लेते हैं। ये था इमेज फॉर्मेशन और बेसिक फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। आगे इसमें क्या क्या हो सकता है वो सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक का अगर आप याद कर लेते हैं तो आगे का जो मिरर का लेक्चर आएगा उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो सब न्यूमेरिकल किस तरह से आ सकते हैं, थ्योरी किस तरह से आ सकती है, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।